सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। टॉपर स्टॉप में आज हमारे साथ है मिस्टर स्कंद, जिन्होंने जे 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव करी है। तो वेरी फर्स्ट ए वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली मिस्टर स्कंद फॉर गेटिंग सच ए गुड रैंक। थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा लगा कि इस इंटरव्यू में आपने मुझे बुलाया। सो स्कंद, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ के हो आप, आपने बीटेक कब किया और उसके बाद गेट के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट हुए। मैं एक्चुअली गया बिहार का हूँ और मैंने 10th-12th तो यहीं से करी थी। उसके बाद ओके। मैं कोटा गया था जेईई प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद मेरी रैंक अच्छी थी तो मुझे एनआईटी इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल मिल गई। इलेक्ट्रिकल से मैंने 2021 में मैं इलेक्ट्रिकल बीटेक पास आउट हो गया। उसके बाद मेरी जॉब लग गई जेके टायर्स में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। फिर मैंने 2 साल वहाँ जॉब करा और अच्छी जॉब थी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था जेके टायर हरिद्वार में। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी जून 2023 में, तैयारी करने के लिए गेट की प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद से ये फिर ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप गेट की तैयारी करने के लिए, मतलब कहाँ से इंस्पायर हुए आप गेट के लिए। एक्चुअली मेरे टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाते थे, वो लोग थोड़े बहुत एक तरह से गाइड की तरह बताए। फिर मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ऐसा किया एक्चुअली में। उन्होंने उनकी भी जॉब लगी थी, पहले साल में वो लोग छोड़ दिए, एकदम से तैयारी पे आए और अच्छा किए वो लोग। तो कहीं न कहीं उनको देख के लगा कि एक बार मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस तरह से। हालाँकि रिस्की था, बहुत ज़्यादा रिस्की था और पहले 1 महीने तो बहुत मुश्किल भी हुआ क्योंकि 2 साल पढ़ाई छूटने के बाद पहले महीने जब पढ़ने बैठा तो थोड़ा दिक्कत होती थी। आधे घंटे बिल्कुल सैचुरेट हो जाता था दिमाग, पर उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। ओके, सो स्कंद, आपकी ऑल इंडिया रैंक 18 है, तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के लिए बहुत मोटिवेशन वाली रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि फ्रेशर स्टूडेंट को गेट की प्रिपरेशन करने का सही टाइम क्या हो सकता है, कब से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपने सोचा है एक्चुअली क्या होता है बीटेक में शुरू के कुछ साल तो ऐसे डेविएटेड होते हैं तो पता ही नहीं चलता करना क्या है एक्चुअली में। पर अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको गेट करना है तो बेस्ट जो है वो तो फर्स्ट ईयर से ही आप लग सकते हो। क्योंकि जितना जल्दी आप लगोगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ी है और बिल्कुल डीप से पूछते हैं गेट। तो आप कहीं न कहीं अगर आप फर्स्ट ईयर से लगते हो तो बहुत आसानी से आप फाइनल ईयर में आसानी से निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर आप फर्स्ट ईयर से लग जाते हो। मुश्किल से 2 घंटे भी डेली आप देते हो, तो मोर देन इनफ है और आप शायद से रैंक 1 भी ला सकते हो अगर आप लेकिन आपको सोचना पड़ेगा पहले कि हाँ, मुझे ये करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर फ्रेशर क्योंकि एज़ अ फ्रेशर सब लोग बीटेक में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो कॉलेज में थोड़ा-सा डेविएट हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने तैयारी से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो जैसे कोचिंग वाले होते हैं, तो वो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो थोड़ा काफ़ी मोटिवेट रहते हैं और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वो चीज़ें भूलने लगते हैं, तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको आप किस तरीके से, ताकि वो मोटिवेट रह पाएँ ना अपनी पूरी जर्नी में, उनके लिए क्या कहोगे आप? मैं बोलूँगा जैसे कि आपने बताया कि हाँ, कोचिंग के दौरान जब पढ़ते हैं लोग तो ऑब्वियसली समझ में आता है हर चीज़ क्योंकि ऑब्वियसली बीटेक में गए हैं तो उतना तो दिमाग में क्या अपना कैलिबर होता है कि कोई चीज़ समझ सकता है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि पढ़ के समझना वो सबके लिए बराबर है और वो हर कोई कर लेता है। पर पढ़ के समझ के उसको याद रखना अगर आपसे जो आपने पढ़ा है वो अगर आपको अगले 5 महीने बाद या 6 महीने बाद उसी तरीके से याद है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कहीं न कहीं आप डिस्टिंग्विश करेगी रैंक आपकी तभी डिस्टिंग्विश होगी बाकी जनरल लोगों से, जब आप जो पढ़े हो वो याद रखोगे। दिक्कतें आएँगी क्योंकि जैसे जो रनिंग सिलेबस है वो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है तो ज़्यादा अटेंशन माँगता है। पर जो आपने पढ़ रखी है वो अगर आप शायद से कभी भी अगर 15 मिनट भी अगर एक बार कॉपी घुमा दोगे कि हाँ, क्या मैं उस दिन पढ़ाया गया था या फिर कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते थे, तो 15 मिनट्स में शायद आप एक क्लास जो पिछले जो पढ़े थे वो रिवीज़न हो जाती है। तो कहीं न कहीं आपको टाइम तो निकालना होगा और वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना होगा उस चीज़ के लिए। तो मिस्टर स्कंद ने बताया कि किस तरीके से आप रनिंग सब्जेक्ट के साथ-साथ पीछे की जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। सो स्कंद, आप जब जैसे रनिंग सब्जेक्ट आपका चल रहा होता है, आप उस टाइम पीछे के सब्जेक्ट को वापस से रिकवर करने के लिए आप क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करते थे या फिर थ्योरी वगैरह से ही आप कंटिन्यू करते थे? सर मैं बताऊँगा कि जैसे मैंने जब जॉब में था जब
जब मैं जॉब में था तो तब मैंने जी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिए थे, तो मैं अनअकैडमी से पढ़ता था। तो ऐसा था कि मैं लेक्चर बस करता जा रहा था, कुछ नहीं पढ़ता था प्रीवियस का, और शायद वही वजह भी रही कि शायद मेरे पहले 2 साल में रैंक नहीं आई। मेरे मतलब ठीक-ठाक रैंक मतलब ऐसी थी कि एक बार 1400 कुछ थी और एक बार 949 थी, 2023 में। तो कहीं न कहीं वो एक रीज़न रहा कि शायद मैं बस रनिंग सब्जेक्ट पढ़ता गया और बस उसी को घुमाता रहा। पर ऐसा था कि जब मैंने जॉब छोड़ी और जब मैं तैयारी करने के लिए जब सीरियस तरीके से आया, तो जो मैं रनिंग सब्जेक्ट्स थे वो तो मैं 1 लेक्चर देखता था जो कि 2 घंटे के होते थे। क्योंकि मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मिला-जुला के 3 घंटे अगर चले जाते थे मेरे। उसके बाद मैं रिवीज़न के लिए ऐसा करता था कि पहले मैं थ्योरी पढ़ता था। जो थ्योरी इन द सेंस कि जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाता था थ्योरी पढ़ के, तो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और जहाँ पे शॉर्ट नोट में मुझे दिक्कत आती थी कि हाँ, ये पॉइंट मेरे को शायद उतना क्लियर नहीं जितनी होनी चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत मैं थ्योरी पढ़ लेता था। पर मैं कभी ऐसा नहीं कि हाँ, थ्योरी अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसमें घुसता चला जाता था। नहीं समझ में आया मैं छोड़ देता था उसको। उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करता था। अब उसके अगर मैंने ठीक-ठाक क्वेश्चन लगा लिए डीपी के या फिर उसके, तो एक सब्जेक्ट टेस्ट जो कि मैंने टेस्ट सीरीज़ जो मैंने जिसके भी लिए थे, मैंने मेडिजी और इसके लिए थे। तो मैं उसके एक सब्जेक्ट टेस्ट का टेस्ट लगा लेता था। तो उससे ये होता था कि हाँ, जहाँ तक मुझे लगता था कि हाँ, ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है, पर टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद एक टाइमर का प्रेशर मुझे मिलता था कि हाँ, रियल लाइफ़ की हाँ, कि कैसे मुझे टेस्ट में क्वेश्चन्स मिलेंगे। तो इन 3 चीज़ों से मैं रिवीज़न करता था और मैं गेट मतलब जाने से गेट की एग्ज़ाम देने से पहले मैंने 2 बार रिवीज़न मतलब पूरी तरह से किया सारे सब्जेक्ट्स का। और फुल क्वेश्चन्स तो सिलेबस में। ऑब्वियसली क्योंकि गेट जो है क्वेश्चन बेस्ड है, तो थ्योरी तो कहीं काम आने वाली है नहीं। तो मैंने पहली बार बस थ्योरी पढ़ी थी, दूसरी बार मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, बस मैंने जो क्वालिटी क्वेश्चन जो मैंने पहली बार में जो मतलब कलेक्ट किए थे अपने लिए, वो सब बनाए थे बस। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मेनली ये होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कि वो रनिंग सब्जेक्ट के साथ चलते जाते हैं और पीछे का वो भूलते जाते हैं और फिर इन्हीं वजहों से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इनकी कहीं कहीं न कहीं इनकी कही हुई एक-एक बात जो फ्रेशर स्टूडेंट है या जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज़ इनकी ऑल इंडिया रैंक 18 है और ऑल इंडिया रैंक 18 लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो कहीं न कहीं ये भी टॉपर ही है अपने आप में बिकॉज़ ऑल इंडिया रैंक 18 और ऑल इंडिया रैंक 1 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एक आध क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, वो कहीं न कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से हो जाता है। सो आपने बोला टेस्ट सीरीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट वे आपको क्या लगता है? बिकॉज़ आप 2-3 बार टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आपने बताया कि पहले भी आप प्रिपरेशन किए थे, तो आपको भी कहीं न कहीं कुछ तो कमी फ़ील हुई होगी। तो उनका एक तो बेस्ट वे मैं बताइए आप। टेस्ट सीरीज़ का मैं सबसे बढ़िया बात बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ में कभी भी आपके कम्फर्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए हुए होते। वो एक-एक पॉइंट जी। से क्वेश्चन उठा के देते हैं जहाँ पे शायद आपका ध्यान जाता नहीं भी ध्यान जाता हो कि हाँ, इस मतलब टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है टेस्ट सीरीज़ की। मैं टेस्ट सीरीज़ ऐसे देता था कि जैसे बताया मैंने सब्जेक्ट टेस्ट अगर दे दिया, फिर जब मैंने सब्जेक्ट टेस्ट में जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, वो क्वेश्चन मेरे पास एक स्टिक फाइल होती थी और उसमें ए4 साइज़ पेपर होते थे। मैं पेज उसमें ऐड करता जाता था। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने और जो बन सकते थे या फिर जो थोड़े ट्रिकी टाइप के थे, उसका मैं क्या करता था कि बस क्वेश्चन लिख के उसका थोड़ा-सा अप्रोच लिख लेता था कि हाँ, इस तरह से अप्रोच होगी इस सवाल को, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। कुछ सवाल आपको आते होंगे पर आप वो लैंग्वेज में फँसाएँगे आपको। ये होता है गेट में कहीं-कहीं लैंग्वेज में फँसाते हैं वो सवाल। मतलब बिल्कुल, आसान बिल्कुल सवाल ऐसी रहेगा बहुत पर कहीं न कहीं बिल्कुल एक ऐसा टर्म दे देंगे या फिर कोई ऐसा टर्म लिख देंगे जो कि आपको लगेगा कि इससे कोई लेना-देना तो है नहीं, शायद टफ लग रहा है, बाद में देखेंगे। तो फिर नहीं बनता वो सवाल। तो मैं लैंग्वेज बस वो क्वेश्चन लिखता था और उस लैंग्वेज को अंडरलाइन करके मैं लिख देता था कि हाँ, इसमें एक्चुअली पूछा क्या गया था, जिसकी वजह से सवाल ही मेरे से नहीं बने। और तीसरे सवाल ऐसे होते थे टेस्ट सीरीज़ में जो आपसे बन तो जाते थे, पर कहीं न कहीं बहुत लेंदी होते थे और जब आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत आसान था और उस तरीके से बहुत आसानी से बन सकता था। तो फिर मैं उसका एक सॉल्यूशन मतलब लिख लेता था। तो इस तरह से मतलब मैं जब भी या तो सब्जेक्ट टेस्ट दिया तो 3-4 क्वेश्चन ऐड होते थे, फुल टेस्ट दिया तो ऐसे मतलब ऑन एन एवरेज 6-7 क्वेश्चन मेरे डेली ऐड होते थे। ये बीए मैंने शुरू किया था दिसंबर से तो मतलब मेरे पास जनवरी खत्म होते तक एक अच्छी खासी 40 पेजेज़ की वो मतलब क्वेश्चन बुकलेट थी, जो कि क्वालिटी क्वेश्चन थे मेरे पास और उसके बाद फिर मतलब वो क्वेश्चन मैं एक ऐसा करने लगा था कि एक बार डेली सोने से पहले एक बार 40 पेज वो देख लेता था कि हाँ, एक्चुअली मैं कहाँ-कहाँ पे मैंने से गलतियाँ हुई हैं। तो वो कहीं न कहीं मेरा काम आया वो मतलब उस तरह की तैयारी टेस्ट सीरीज़ की अप्रोच करने का और मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब गेट मेरे 3 क्वेश्चन जो थे उस बुकलेट से आ गए। मतलब ऑब्वियसली पूरी तरह से तो नहीं पर पूरे कॉन्सेप्ट जो थे वो 3 क्वेश्चन बिल्कुल 2-2 नंबर के उठ के उस बुकलेट से आ गए।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आप अपनी प्रिपरेशन में गेट की टेस्ट सीरीज़ के साथ टच में रहे हर टाइम। तो ये अपने हाँ। आप में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई है कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल में आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-कौन से कहना चाहोगे आप? जैसे कुछ बच्चे होते हैं, काफ़ी टाइम बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो उनको मतलब काफ़ी वेटेज के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, सो दैट वो ठीक-ठाक मार्क्स ला सके पहले अटेम्प्ट में? अ, इसमें तो मतलब शायद मैं मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि गेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब कभी आप देखोगे कि कोर से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मतलब भर-भर के आ गए, कभी देखेंगे कि कोर से बिल्कुल क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, दिख ही नहीं रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स। इस बार मैं मतलब पिछले 2 साल से देख रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भूल गए थे वो लोग। इस बार मैं देख रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 नंबर के सवाल हैं। तो गेट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, आप ये सब्जेक्ट्स करो और ये सब्जेक्ट्स छोड़ सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स करने इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एप्टी और मैथ्स ये बिल्कुल श्योर हैं कि 30 नंबर के आने हैं, एप्टी और मैथ्स आपको मिला के। तो कहीं न कहीं एप्टी और मैथ्स में मतलब मैथ्स तो ऑब्वियसली आसान इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करो, हो सकता है मैकेनिकल की थोड़े-से अलग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े-से अलग है। पर इलेक्ट्रिकल की मैथ्स काफ़ी आसान है कंपैरेटिवली। तो आप मैथ्स पे फ़ोकस करके आप आराम से 15 में ला सकते हो और एप्टी में 15 में से आप 13 या फिर 12 तो आराम से टारगेट कर सकते हो। तो मैं इन दोनों पे बोलूँगा कि इन दोनों पे अगर टारगेट करते हो क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो आपका टेक्निकल चीज़ आ जाएगा वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा तो मैं उसपे तो मतलब उसका कोई कमेंट नहीं पर उसपे आप फ़ोकस करोगे तो 28 नंबर आपके कहीं नहीं जाएँगे 30 में से। तो अगर वहाँ पे आप 28 नंबर तो कट ऑफ तो आपके तो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है कट ऑफ क्लियर होते हुए। फिर उसके बाद जो भी आप बना रहे हो, वो अपने रैंक के लिए बना रहे हो आप। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड का इन्होंने बताया काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, बट आप हम जैसे मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मैथ्स और एप्टीट्यूड को लास्ट के लिए रख देते हैं। जैसे गेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके 1 डेढ़ महीने पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो उनको मैथ्स एप्टीट्यूड पहले से स्टार्ट करना चाहिए या फिर ये राइट टाइम होता है मैथ्स एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करने का? सर मैं बोलूँगा कि मैथ्स तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए। मतलब मैथ्स तो कभी लास्ट में छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैथ्स लेंदी होती है। मैथ्स में मतलब अगर आप पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स पूरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है। तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, लंबे-लंबे सवाल बनाने होंगे तो टाइम लगेगा। तो मैथ्स तो आपको पहले करना चाहिए। पर एप्टी के लिए मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं है एप्टी में। मतलब एप्टी अगर आप शायद से 2015 से सारे बस क्या कहते हैं जितने भी ब्रांचेज़ के हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी मतलब ब्रांच जो मास्टर क्वेश्चन सीरीज़ जो आपके गेट के हुँ, वाले हुँ। अपलोड करते हैं, बस वहीं से आप प्रैक्टिस कर लो 2015 से लेके 2023 तक दो अब तो 2024 भी हो गया। वो मोर देन इनफ है, तो शायद आप अगर जनवरी से चालू करते हो और डेली 1 घंटा बस आप मतलब 1 घंटा भी नहीं मतलब डेली आप 1 क्वेश्चन पेपर जितने क्वालिटी क्वेश्चन है बस वो बना लो, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। उससे ज़्यादा आपको एप्टी पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। क्योंकि अब लोग मतलब मैं जनरली बताऊँगा कि लोग क्या करते हैं कि एप्टी समझ के लोग उसमें लग जाते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन वाले एप्टी में कि कैलेंडर बना रहे हैं और क्लॉक बना रहे हैं। नहीं पूछता गेट, गेट इस तरह के बिल्कुल मतलब इस तरह की चीज़ें पूछता ही नहीं, वो बिल्कुल हर बार नया सवाल पूछेगा। तो हर बार नया सवाल का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं आपको अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप लेके बैठ जाओगे और सारे बना लोगे ना 2015 2014 से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा 2010 से लगा लो, वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपने भी बताया कि गेट के मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू आपने बताया कि 2015 से बाद के वो लगा लेंगे तो सफिशिएंट है। ऐसे ही आपके मैथमेटिक्स नहीं इलेक्ट्रिकल के जो एप्टी के लिए। एफटी के लिए ओके, ओके और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के कंप्लीट जो मैथमेटिक्स तो आपको पीवाईक्यू पहले पैकेज है वो। पूरा हाँ, पूरा पढ़ना पड़ेगा वो तो। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट है उनमें पीवाईक्यू का आपको कितना रोल नज़र आता है? सर पीवाईक्यू से आपको मतलब ये तो पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चंस किस लेवल के पूछते हैं गेट या फिर गेट की मतलब क्या रेंज हो सकती है। कहीं न कहीं जैसे सिलेबस तो उनका बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड है सिलेबस। पर कहीं न कहीं आपको ये पता चलता है कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया और आएगा भी नहीं क्योंकि इसके लेंथी सवाल बनेंगे। पर पीवाईक्यू से ये एक पैटर्न पता चलता है हमें कि हाँ, इस तरह क्वेश्चन हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये गेट वालों का फ़ेवरेट टॉपिक है। ये एक पैटर्न मुझे दिखता है गेट पीवाईक्यू से। बाकी क्वेश्चन तो कभी रिपीट करती नहीं गेट, ये तो मतलब इनका ट्रेंड है, कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते ये लोग। दूसरा गेट पीवाईक्यू से आपको सबसे बड़ा चीज़ ये पता चलता है कि जो आपकी तैयारी है, जैसे आपने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर जो आपको लगता है कि हाँ, इस ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है, तो जब आप पीवाईक्यू बनाते हो, तो आपकी तैयारी पता चलती है कि हाँ, जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज़ अब बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की है या फिर शायद आपकी डीप भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की है, तो आपको डर लगता है कि पता नहीं शायद मेरी तैयारी है भी नहीं कि उस मतलब लेवल की कि मैं गेट को अप्रोच कर सकूँ।
और जब पीवाईक्यू बनाते हो तो आपको एक अप्रोच दिखता है कि नहीं शायद मैं गेट के लेवल पे हूँ, डीपीपी थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो वो मैं बाद में कर लूँगा अपने लेवल बढ़ा लूँगा, पर मैं गेट के लेवल से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मेरी। तो ये कहीं न कहीं एक लेवल के लिए बहुत अच्छा काम आता है पीवाईक्यू। तो गेट के पीवाईक्यूज़ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपकी गेट की प्रिपरेशन में एज़ मिस्टर स्कन ने बताया। तो जैसे कुछ बच्चे तो गेट की पीवाईक्यूज़ को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं या फिर पहले कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो गेट के पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करने का सही टाइम क्या होता है? या फिर ये जैसे ईएसई के पीवाईक्यूज़ भी हम ऐड कर लें तो उनको प्रिपरेशन के दौरान ही अटेंड करना चाहिए या फिर एट द एंड जैसे गेट का पेपर होने वाला उस टाइम? सर मैं तो बोलूँगा कि जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उस टाइम तो आप उसको ना ही बनाएँ तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एक तरह से आपके क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि गेट वालों ने पूछे हैं। तो उसको तो थोड़ा बचा के रखना चाहिए क्योंकि अगर शुरू में आप बना लोगे और कई बार जब शुरू में क्या होता है कि जब पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है, तो कहीं-कहीं हुँ। आंसर मिला के या फिर वो करके लोग बोल देते हैं कि हाँ, ये लगभग बन गया है मेरा या फिर बन जाएगा मेरे से। मतलब ये जनरली लोगों की अप्रोच होती है। तो शुरू में तो मैं बोलूँगा कि नहीं बनाएँ पर जैसे मैंने बोला कि जब मैंने सेकंड रिवीजन किया तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो वो सेकंड रिवीजन जब बच्चों का होता है तो मैं बोलूँ उस समय सजेस्ट करूँगा कि उस समय सारे पीवाईक्यूज़ मतलब एकदम ऐसे होने चाहिए और उसमें से जो क्वेश्चन मेरे से पहली बार नहीं बने हों, वो कहीं न कहीं मार्क्ड होना चाहिए कि मैं अगर वापस वो चैप्टर खोलूँ, तो वो क्वेश्चन मेरे को अलग से दिखे कि हाँ, ये मेरे से पहली बार में नहीं बने थे और जैसे कि मैंने टेस्ट में बताया कि हाँ, जैसे नहीं बने तो फिर इस तरह से इसको बना के आप या तो अप्रोच डेवलप कर लो या अगर लैंग्वेज में फँसे थे तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसी तरीके से। तो इन्होंने बताया कि कौन से टाइम पे गेट के पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम उनका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन ले सकते हैं गेट के क्वेश्चन्स का। तो आप एक चीज़ और बताइए हमें जैसे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करते हैं, पहला टेस्ट वो देते हैं तो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं। तो कभी-कभार कुछ टॉपर्स और भी कहते हैं कि 3 स्टेप मेथड उनको यूज़ करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ के दौरान। आपको क्या लगता है आपने क्या यूज़ किया था टेस्ट सीरीज़ में? मेरा मेरा अप्रोच यही था कि जो पहली बार है मेरे से जो क्वेश्चन मतलब मेरे को देखे हुए लग रहे हैं या फिर एक बार पढ़ के मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये तो बन जाएगा मेरे से, वो मैं बनाता था। जो या थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते थे पर एक बार पढ़ने के बाद लगता था कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को टाइम लगेगा या फिर ये क्वेश्चन शायद से मेरे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर है। तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ देता था। ऑब्वियसली कहीं न कहीं लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि डेढ़ मिनट तो इतने लंबे सवाल को पढ़ने में लग गया। फिर आप वैसे में उसको स्किप कर रहे हो तो कहीं न खटकता था ये चीज़ पर मैं अप्रोच वही रखा क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू सुने थे दूसरों के जो टॉपर्स थे कि हाँ, वो लोग ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने वो कोशिश करी। मैंने जो क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ, ये तो देखा हुआ क्वेश्चन या फिर ये तो मैंने कल ही बनाया है। तो मैं पहली बार में सारे क्वेश्चन बनाते चला जाता था। फिर दूसरे अटेम्प्ट में जो मुझे लगता था कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है मतलब मैं बना सकता हूँ पर मुझे टाइम लगेगा, वो सब मैं बनाता था। तो सेकंड टाइम तक करते-करते तक मेरे पास ऐसा हो जाता था सेकंड टाइम जो क्वेश्चन बनाता था, सारे मतलब देखता था, तो फिर मैं देखता था कि मेरे पास मुश्किल से अब 10 मिनट और एक्स्ट्रा बच रहा है। फिर वो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा बचता था, फिर मैं उसमें बिल्कुल ऐसा खेलता था कि जैसे कुछ कैलकुलेशन है, जिसमें मेरे को इसका फ़ॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तो फ़ॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो अगर 1 टू 100 अगर वो ऐड करना है, तो फिर मैं वो लेके बैठ जाता था कि हाँ, 1 से लेके 100 तक ऐड करना है, तो ठीक है, सारे ऐड करके उस तरह से मैं फिर मतलब लास्ट के जो है वो बिल्कुल ऐसे होते थे कि हाँ, ये बना के ही छोड़ना है मुझे, भले ही मुझे फ़ॉर्मूला नहीं याद है, पर वो सारी चीज़ मुझे ऐड कर के लेके पहुँचना है। कभी-कभार क्या होता है जैसे टेस्ट सीरीज़ में 5-6 क्वेश्चन लगातार ऐसे होते हैं कि वो बन नहीं पा रहे होते, तो बच्चे घबरा जाते हैं काफ़ी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके भी 5-6 क्वेश्चन लगातार ना बने और फिर पेपर में आप घबरा गए हो? तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे कूल रखा? सर ये तो होता ही है अगर सीरियस एस्पिरेंट हो आप गेट के और एकदम से 3 मतलब 4-5 क्या उससे ज़्यादा कभी-कभी तो 10 सवाल भी एकदम से दिख जाते हैं कि ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस तो डाउन होता है। पर एक अगर आपने सीरियसली तैयारी करी हो तो एक कहीं न कहीं दिमाग में ये भी होता है कि ठीक है, मेरे से नहीं बन रहा और मैंने तैयारी करी है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सचमुच में टफ है। बस अब यहाँ पे ये आपको खेलना पड़ेगा कि हाँ, क्वेश्चन टफ है तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। जो कि मैंने 2023 में मैंने ये कॉन्फिडेंस खो दिया था और 2024 में मैंने ये मेंटेन किया क्योंकि मैंने 2024 में बहुत अच्छी तैयारी करी थी। मुझे पता था कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है। 2023 में गेट में मुझे ऐसा हुआ कि मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिकल चालू हुआ मुझे 2 नंबर वाले सवाल 4 सवाल लाइन से नहीं बने। तो कहीं न कहीं वापस से वो प्रेशर आना शुरू हुआ जो कि मुझे 2023 में लगा था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। जितने बन रहे हैं पहले वो बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद जो बनने शुरू हुए
तो मतलब अच्छे खासे बने और फिर जो नहीं बने तो शुरू के 4 सवाल, उसमें से भी 1-2 बने। तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आपको बिल्डअप करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़ या फिर मतलब लगातार उस तरह के माहौल में आपको ढल के। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बिखर जाओगे आप, पर अगर आपकी प्रैक्टिस है उस तरह के माहौल की, तो फिर आप खेल जाओगे। ओके, सो इनके कहे इनका कहा गया एक्सपीरियंस लाइक इनको ज़रूर जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ॉलो करना चाहिए सो दैट वो अपने आप में इम्प्रूव कर सके। तो आपके साथ कभी टेस्ट सीरीज़ में ऐसा हुआ है कि जैसे कभी-कभार बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं लाइक एंड टाइम पे जैसे गेट के एग्ज़ाम से पहले तो और काफ़ी बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उस टाइम मतलब हाँ अपने आप सर, को कैसे आपने मोटिवेट रखा? ये तो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ था। जब मतलब 11 तारीख को मेरे एग्ज़ाम थे, मैंने सोचा था कि 5 तारीख तक मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगा, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दूँगा क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम के टाइम पे अगर टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, अगर एग्ज़ाम खराब होता है तो टेंशन तो होती ही है। तो मैंने 1 तारीख स मतलब 5 तारीख को 2023 वाली गेट 2023 की वो टेस्ट लगाई थी। उसमें मैंने ऑफिशियल पेपर। हाँ, अच्छे खासे मिस्टेक किए और नंबर तो ठीक-ठाक ही थे, नंबर तो मतलब उस साल जितना टफ पेपर था उस मुताबिक नंबर ठीक थे। पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए थे मेरे से, तो वो कहीं न कहीं एक टेंशन आया था मेरे मन में। पर उस दिन को मतलब मैंने ऐसा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये एक वैसा दिन था कि सबके साथ हो सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस दिन का मतलब वो चीज़ मेरे हाथ में थी नहीं। सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली मैंने की क्योंकि मैं कहीं न कहीं 2023 का टेस्ट मुझे याद था जब ऑफ़िशियल दिया तो मुझे पता था कि ये टफ था। तो कहीं शायद वो मेरे दिमाग घूम रहा, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही भूल गया। मैंने फिर अपने पढ़ाई में वापस लग गया और किसी से ये बात शेयर भी नहीं की कि हाँ, मैंने ये किया, वो किया, गलती कर दी। बस ठीक है, अपना एनालाइज़ किया और मैंने ये समझ गया कि हाँ, दिन खराब हो सकता है, इसलिए उसको मतलब पॉज़िटिव वे में लेके कि मेरा जो मेरे मेरे हाथ में मेहनत करना। दिन खराब किसी का भी हो सकता है, तो बस मेहनत करते जाओ और जो होगा फिर देखा जाएगा। जो भी हो मेरे मन में ये था कि जितना ही बुरा हो सकता है, मैं देख लूँगा। आगे मतलब मैं इसको कोप अप कर लूँगा जो जैसा भी हो। तो ये कहीं न कहीं अप्रोच काम हुआ। मैं बोलूँगा एग्ज़ाम के पहले कि स्क्रीन ना देखें। मतलब जैसे अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम के माहौल में, तो जैसे गेट वाले बहुत पहले एंट्री अलाउ कर देते हैं, ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पहले जाने के बाद स्क्रीन देखते-देखते डिप्रेशन होता है। ये सब 3-4 चीज़ मैं मतलब बोलूँगा कि हाँ, बच्चे इसको ध्यान रखें। डिप्रेशन आएँगी, तैयारी में वो उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है, पर एक बार ओवरकम करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप लास्ट के जैसे गेट के 4-5 दिन पहले मतलब ऐसे बोलते हैं कि अब टेस्ट वगैरह बंद कर देने चाहिए, सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, तो क्या ये चीज़ें आप भी फ़ॉलो करते थे या फिर मतलब आप क्या करते थे उस टाइम लास्ट के 4-5 डेज़ में? सर जैसे मैंने बताया कि मेरे पास मतलब 40-50 पेज का एक बुकलेट था जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन्स थे। तो उस अभी तक तो मैंने ऐसा करता था कि बस उसको देखते जाता था, पर मैं फिर उसके बाद उसको एक्चुअली में बनाना शुरू किया, कि हाँ, मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो। पहले तो वो किया, दूसरा फिर मैं नोट्स तो रिवीज़न नहीं करता था सर, शॉर्ट नोट्स तो मैं बिल्कुल रिवीज़न नहीं करता था। मैं ये कोशिश करता था कि जो मेरे डीपीपी के सवाल हैं या फिर जो पीवाईक्यू के जैसे मैंने जो इनसर्कल किए थे कि हाँ, ये पहली बार मुझसे नहीं हुए थे, वो सब क्वेश्चन को मैं लगाता था। तो पूरी तरह से मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थे और मैं ये कोशिश करता था कि लास्ट के 5 दिन में कभी भी जैसे मैं नॉर्मल 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ता था गेट के लिए, तो मैं फिर वो बिल्कुल खत्म कर दिया और टाइम से नहीं पढ़ता था। मैं ऐसा करता था कि 4 से 5 घंटे पढ़ के और खत्म कर देता था। मतलब उस पे ज़्यादा अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं फ़ील करने देता था कि हाँ, अब गेट का एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप वापस जब ये जाओगे उस फ़ेज़ में कि अरे ये भी नहीं आ रहा और ये शायद नहीं भूल रहा हूँ मैं, तो फिर कहीं न कहीं तैयारी आपकी तो गड़बड़ हो सकती है। तो कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। वो कंसोलिडेट करने का टाइम होता है लास्ट के 3-4 दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने कि एंड टाइम पे जैसे पेपर के पहले बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। मतलब आप एक बात और स्टूडेंट्स को बताइए, जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी-कभार उनके साथ काफ़ी बुरा हो जाता है पेपर में या फिर कहीं पे भी, तो वो काफ़ी स्ट्रेस फ़ील करते थे। ऐसे माहौल में उनको किस तरीके क्या मतलब करना चाहिए जिससे वो अपने आप को थोड़ा फ्री फ़ील कर सकें? अ, बस मैं यही बोलूँगा कि दिन सबका बदल जाता है, कभी न कभी दिन बदलता है। अपने हाथ में वो दिन नहीं होता है, एक्चुअली अपने हाथ में बस मेहनत करना होता है। पर जब कहीं न कहीं रिज़ल्ट नहीं ला रहे होते हैं उस मेहनत से तो अपने आप पे डाउट होता है कि शायद से नहीं है शायद उस काबिल या फिर शायद बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है या फिर कुछ नेगेटिव लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि इस तरह से बता देते हैं कि भाई
तेरे बस का तो है नहीं, तू फालतू में ऐसा कर रहा है। तो उन लोगों से तो दूर ही रहें, बिल्कुल दूर रहें और बस जो अपने हाथ में है, जो मतलब जो आपने सोचा था, जब आपने सोची थी कि हाँ, गेट की जर्नी है, तो ये तो आपने सोचा ही था कि ऑब्वियसली जर्नी आसान तो है नहीं है, जर्नी में दिक्कतें तो आनी ही थी। तो जब आपने पहले ये चीज़ सोचा था तो फिर अब बीच रास्ते में इसको क्विट करने को मतलब बनता नहीं, इसको एक मतलब रिज़ल्ट पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये लेके चलना है कि हाँ, इस अभी रिज़ल्ट नहीं आया मेरा, इसको अभी अगर मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया, तो अगर मेरे पास अभी टाइम है या फिर शायद मेरे पास अभी मतलब ऐसा कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, तो एक बार और ऐसा अटेम्प्ट लें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गेट ही एक एग्ज़ाम होता है, गेट के अलावा अपने पीएसयूज़ भी अपने एग्ज़ाम लेते हैं। तो अगर गेट खराब हुआ तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन जो भी है अगर आपको रेस्ट लेना है या फिर कुछ ब्रेक लेना है तो ले सकते हो। पर अगर गेट खराब हुआ है तो आप अगला एग्ज़ाम एकदम से टारगेट कर सकते हो, कि हाँ, ये मेरा अगला टारगेट है। जैसे बार कभी आया, तो लोगों ने बहुत हम्म। लोगों ने टारगेट किया, तो इस तरह से अगला टारगेट आप सेट कर सकते हो और गेट को भूल सकते हो क्योंकि भूलने में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसको पकड़ के रखोगे, तो कहीं न कहीं आगे की तैयारी भी हैम्पर करोगे और पीछे वाला बदल तो सकते हो नहीं आप। तो उसका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज जो स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे कि उनको उनकी प्रिपरेशन के दौरान स्पेशली ध्यान रखना चाहिए उनको उन चीज़ों का? मतलब ये बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन के दौरान फ्रस्ट्रेशन भी होगा, डिप्रेशन भी आएँगी, कभी-कभी दिन मतलब ऐसा लगेगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर कुछ दिन ऐसे भी आएँगे शायद ऐसा भी लगेगा कि शायद मैं ही टॉप कर जाऊँगा। तो ये जो है तैयारी के फ़ेजेज़ होते हैं। इसको कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है कि हाँ, शायद मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो सही में ऐसा होगा, ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। ये प्रिपरेशन के दौरान के फ़ेजेज़ हैं, जो कि आपको मजबूत बनाते हैं, कहीं न कहीं कमज़ोर भी करते हैं एक जगह पे, फिर वापस आपको लड़ने की ताकत भी देते हैं कि हाँ, वापस आप उस मजबूती पे आओ। तो उसको बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब करना है, कहीं उससे मतलब ये नहीं होना है कि हाँ, ये तोड़ दिया ये चीज़ मेरे को, बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब करना है बढ़िया तरीके से और तैयारी आगे लेके बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, तो वैसे ही आप टॉप 1000 के लायक हो गए। अगर आप डेली बस 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि नहीं कर पाते आज के लोग फ़ॉलो, इतना डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि ओके, सो स्कंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्कंद ऑल इंडिया रैंक 18 एक तरीके से टॉपर ही हैं। इनकी कही हुई हर बात कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो बच्चे सीरियसली गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज़ भीड़-भाड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है ना, काफ़ी कम लोग ही बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। तो हमारा एम यही है टॉपर्स टॉक का कि इनके जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें फ़ॉलो करी गई, वो स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और जो फ्रेशर्स या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने प्रिपरेशन में इनको इम्प्लीमेंट कर पाए। सो एनी अदर डाउट यदि किसी बच्चे को रहता है, मतलब किसी स्टूडेंट को रहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी और भी टॉपर्स हमारे यहाँ पे आएँगे आगे, तो वो उनका ज़रूर कहीं सॉल्यूशन देंगे। तो स्कंद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर अचीविंग सच अ ग्रेट रैंक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच स्कंद। थैंक यू सर।